Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स इसका आगाज़ कर रहे हैं और क्लास 8 की जनरल साइंस है ये जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं और वीक नंबर 3 का लेक्चर नंबर 9 होगा आज। और हमारा जो टॉपिक है ना वो 2-3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। द फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द हेरिडिटी, सेकंड इज़ व्हाट आर द क्रोमोसोम्स एंड थर्ड व्हाट इज़ द सेल डिवीजन, इट्स टाइप्स, इट्स नीड। और फिर हम जो सेल डिवीजन की 2 टाइप्स हैं ना, माइटोसिस और मियोसिस, उनमें से जो फर्स्ट है ना वो इन डिटेल पढ़ेंगे। तो एक्चुअली देयर आर 2 माइनर टॉपिक्स टुडे। द फर्स्ट इज़ हेरिडिटी, सेकंड इज़ द क्रोमोसोम्स एंड थर्ड इज़ अ मेजर टॉपिक दैट इज़ द सेल डिवीजन। और इसकी फर्स्ट टाइप जो है ना माइटोसिस, ये इंशाल्लाह मेजर टॉपिक होगा आज का और इसको हम पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स from parents to offsprings. Often we can note it that we look like our parents in general appearance as well as in our minds, in our habits. हम अपने वालिदैन की तरह के होते हैं। 100% resemblance ना भी हो, even then we look like our parents, and some people can easily recognize this resemblance, और वो बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं कि ये बच्चा जो है ये इसके फलां पेरेंट्स का ये है बच्चा। इसी तरह से वी आल्सो हैव रिजेम्बलेंस विद आवर सिबलिंग्स। अगर आप अपनी क्लास में देखें तो आपकी क्लास में जितने आपके क्लास फेलोज़ हैं, although they are similar, they have 2 hands, they have 2 ears, they have 1 head and they have 2 legs. So actually they all are human beings. Even then you can easily recognize that they are different people. They have their own identities or they have their own characteristics through which we can easily distinguish that they are not one and same person. ये जो पर्सनैलिटी की यूनिकनेस है ना, ये हेरिडिटी की वजह से। तो हेरिडिटी वो करैक्टर है या वो फिनोमिनन है जिसमें वालिदैन से करैक्टर जो है ना वो बच्चों में आते हैं। हाफ ऑफ आवर करैक्टर्स are donated by our father and half are given to us by our mother, or some characters we have unique to ourselves. तो यही वजह है कि हम 150% अपने वालिद की तरह और 50% वालिदा की तरह नहीं होते, बल्कि उन दोनों की तरह होते हुए भी यूनिक भी होते हैं। तो बहरहाल करैक्टर जो है ना इनका वालिदैन से बच्चों में आना इज़ नॉट यूनिक टू द ह्यूमंस, इट हैपन्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, और जो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया हैं या यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं या यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं, तो उन सब में भी, यानी फ्रॉम द वेरी सिंपल टू द वेरी कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, करैक्टर जो है ना दे आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी वालिदैन से औलाद में आते हैं करैक्टर। और इस चीज़ की स्टडी को हेरिडिटी कहते हैं, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं। और इंशाल्लाह इस चैप्टर का ये एक मौजू है और आगे हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो है ना जो आज हम पढ़ेंगे वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम consists of
टू वर्ड्स। तो क्रोमोसोम का जो लफ्ज़ है या जो ये टर्म है, ये दो लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया बायोलॉजी वालों ने। फर्स्ट इज द क्रोमा, एंड सेकंड इज सोम। तो क्रोमोसोम, डस्टर दो भाई, क्रोमा से ये बना है क्रोम, और सोम से ये बना है आधा वर्ड। तो लिहाजा क्रोमोसोम मीन कलरफुल बॉडीज या कलरफुल जिस्म, ऐसे जिस्म या ऐसी चीज़ें which have colors. Actually, chromosomes are structures which are made of DNA or प्रोटीन। तो तकरीबन 60% पार्ट इनका प्रोटीन से बना होता है और 40% डीएनए से बना होता है। और क्रोमोसोम जो है ना, दे आर कॉल्ड एज कलरफुल बॉडीज़, क्योंकि जब इनको डाई किया जाए ना, यानी स्टेनिंग की जाए या रंग चढ़ाया जाए कह लें, तो ये ऐसे जिस्में हैं जिनको खूब रंग चढ़ता है, दे लुक वेरी कलरफुल। तो दैट इज़ वाई दे हैव बिन कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स ट्रेडिशनली बाय बायोलॉजिस्ट। और क्रोमोसोम जो है ना, दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। मैं यहाँ थोड़ी सी इनकी मज़ीद वजाहत करता हूँ। लेट अस सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है, और इस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में से यू कैन पिक एनी सेल फ्रॉम, यू कैन पिक इट फ्रॉम द स्किन, और यू कैन पिक इट फ्रॉम द डीपर ऑर्गन्स लाइक लिवर और हार्ट, और यू कैन टेक इट फ्रॉम द ब्रेन। कोई भी आप सेल ले लें, व्हेन यू विल स्टडी इट्स न्यूक्लियस, इट विल हैव 46 क्रोमोसोम्स इनसाइड। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ऑल सेल्स या ईच सेल ऑफ द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑलवेज कंटेन्स 46 क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस। तो लिहाजा न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और इनका नंबर यूनिक है, यानी ह्यूमंस में ये 46 हैं। तो हो सकता है दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ हों, मिसाल के तौर पे चिंपैंजी में ये 48 हैं, लेकिन यहाँ याद रखने की ज़रूरत ये है कि ये नंबर यूनिक होता है एक स्पीशी के लिए। यानी अगर कोई अमेरिकन हो और आप उसकी नाक का एक सेल ले लें, और एक अफ्रीकन हो उसके पाँव में से एक सेल ले लें, तो इवन देन both cells, one taken from the foot of an African man and one taken from the nose of an American man, both cells will have 46 chromosome in their nucleus. तो ये वो चीज़ है जो हम इंसानों को एक स्पीशी, एक नौ बनाती। यानी हम सारे जो है ना, वो एक ही हमारा इंसिस्टर है, हमारे इजदाद एक हैं, और हम सब इंसानों में ये चीज़ साझी है कि हम सब में हर सेल में 46 क्रोमोसोम है। तो लिहाजा मैं एक्सप्लेन ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रोमोसोम नंबर यूनिक होता है हर स्पीशी का, जैसे ह्यूमंस का 46 है, और क्रोमोसोम जो कि कलरफुल बॉडी के लफ्ज़ से इनका नाम बना है, ये न्यूक्लियस के अंदर विद इन द न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दूसरी एक चीज़ जो है ना, जो इसको अभी मैं डिफ़ाइन करूँगा, ये है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिप्रोडक्शन, एंड फॉर द वूंड हीलिंग्स,
इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इंशाल्लाह जब हम पढ़ लेंगे ना सेल डिवीज़न, और फिर मैं इसकी सिग्निफिकेंस की जब मैं वजाहत करूँगा बाद में, तो उस वक़्त मैं ज़रा ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा कि सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है। लेकिन यहाँ अब फॉर द टाइम बीइंग हम ये याद रख लें कि सेल डिवीज़न से मुराद ये है कि वन सेल, जिसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, ये पेरेंट सेल डिवाइड होता है एंड प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल्स, या पेरेंट सेल कैन डिवाइड एंड इट कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। ये दोनों एक्चुअली जो मैंने यहाँ लिखी हैं, बोथ आर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक्चुअली 2 टाइप्स की है। एक को जिसमें वन पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस 2 न्यू डॉटर सेल्स, इसको माइटोसिस बोलते हैं। एंड सेकंड, in which process begins with the single parent cell and then we get 4 daughter cells। इस तरह की सेल डिवीजन को मियोसिस कहते हैं, और इंशाल्लाह हम दोनों को स्टडी करेंगे, पहले माइटोसिस को और फिर मियोसिस को। जब माइटोसिस पढ़ लेंगे तो मैं इसकी सिग्निफिकेंस की वजाहत करूँगा कि क्यों सर्वाइवल के लिए, स्पीशी की रिप्रोडक्शन के लिए, और रोज़ाना जो सेल मर जाते हैं, इंजरी होके जो सेल कट जाते हैं, उनके लिए क्यों माइटोसिस ज़रूरी है। तो लिहाजा माइटोसिस का इंशाल्लाह हम इसकी सिग्निफिकेंस में ज़रा आगे पढ़ेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। फॉर द टाइम बीइंग हम आज इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ते हैं, माइटोसिस को और इसकी फेजेस को। दूसरी टाइप की डिवीजन जो है ना, ये मियोसिस कहलाती है। मियोसिस वन सेल से शुरू होती है, वन पेरेंट सिंगल पेरेंट सेल से, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। और ये 2 बड़े स्टेप्स में होती है। एक को मियोसिस 1 बोलते हैं, दूसरी को मियोसिस 2 कहते हैं। लेकिन यहाँ इंशाल्लाह सिग्निफिकेंस के वक्त ज़्यादा डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि मियोसिस जो है ना, ये ऐसी सेल डिवीज़न है जो जनरल बॉडी सेल्स में नहीं होती। हमारी बॉडी के सारे सेल जो हैं ना, दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स, एंड सेकंड जो थोड़े हैं, दे आर कॉल्ड एज जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स हमारी सारी बॉडी में मौजूद हैं, हम क्या सारे एनिमल्स में ऐसा ही है। और जर्म सेल जो है ना, वो ये कुछ जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी टेस्टिस एंड ओवरीज इन एनिमल्स, एंड स्टेमन, कार्पल या ओवरी प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे इन ऑर्गन्स के अंदर मियोसिस होती है। तो बाकी सारी प्लांट बॉडी के अंदर माइटोसिस होगी, लेकिन जब उसके जर्म सेल्स पैदा होंगे, यानी स्पोर्स पैदा होंगे या प्लांट के एग्स पैदा होंगे, उस वक़्त मियोसिस होगी। इसी तरह एनिमल्स में जब एग और स्पर्म पैदा होंगे तो मियोसिस होगी, अदरवाइज माइटोसिस होगी। मैं इंशाल्लाह जब मियोसिस पे आऊँगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि दोनों का थोड़ा फ़र्क मज़ीद वजाहत से और स्केच बना के बयान कर सकूँ। लेकिन याद रखना यहाँ ज़रूरी है कि ये दोनों डिफरेंट टाइप की सेल डिवीजन्स हैं।
सोमैटिक सेल्स में यानी जो जनरल बॉडी सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होती है, और जो जर्म लाइन सेल्स हैं यानी जो कि रिप्रोडक्शन के लिए या नए ज़ीरू को जन्म देने के लिए ज़रूरी हैं, उन सेल्स के अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से माइटोसिस जो है ना, ये सेल्स की तादाद को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे मैं क्रोमोसोम के बारे में एक दो बातें और करके, क्योंकि उस क्रोमोसोम का बड़ा तल्लुक है माइटोसिस के साथ, तो फिर इंशाल्लाह माइटोसिस की फेजेस हम पढ़ते हैं आगे। लेट अस सपोज ये एक दो क्रोमोसोम है, सपोज ये एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ये जो दोनों क्रोमोसोम है ना, दे हैव जस्ट वन क्रोमेटिड इन दैम। तो लिहाजा मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देयर आर क्रोमोसोम्स विच हैव टू क्रोमेटिड्स, जो कि यहाँ मैंने बनाया, और इस सेल के अंदर क्रोमोसोम है विच हैव जस्ट सिंगल क्रोमेटिड। ये एक क्रोमेटिड है इस क्रोमोसोम के अंदर, ये भी एक क्रोमेटिड है, और इस दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर दो दो क्रोमेटिड। अब याद रखने की बात यह है कि जब किसी सेल ने डिवाइड होना होता, फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन में एक सेल है तो इट इज़ गोइंग टू डिवाइड, तो बिफोर डिवीजन it duplicates its chromatids and it changes its chromosomes from this form to this one। यानी ये सेल अगर डिवाइड होने जा रहा था तो पहले ये काम करेगा, यानी अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करेगा, एंड देन इट कैन अंडरगो माइटोसिस और मियोसिस। ये जिस जगह, ये जो सेंटर की जगह है, ये इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। इस सेंट्रोमियर से आप देख सकते हैं ये तकरीबन सेंटर में होता है क्रोमोसोम के, ऊपर से नीचे तक एक क्रोमेटिड है ये, और इस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हैं। तो लिहाजा यहाँ ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर सेल ने डिवाइड करना है तो फर्स्ट इट हैव टू डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम्स, यानी हर क्रोमोसोम के अंदर इसको दो दो क्रोमेटिड करने हैं और फिर ये डिवाइड हो सकता है। अदरवाइज क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन और एक ही जनरेशन के अंदर जो बॉडी सेल्स हैं उनमें पूरा नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे इंसान जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल सेल विच हैव 46 क्रोमोसोम। उस एक सेल से माइटोसिस होकर ऑलमोस्ट 75 से 100 ट्रिलियन सेल्स बन जाते हैं। ये जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं ना, दे ऑल हैव 46 क्रोमोसोम्स इन देम। तो अगर हम माइटोसिस को उस तरह की डिवीजन समझ लें जिस तरह की मैथमेटिक्स में होती है, तो फिर तो पहले सेल में 46 क्रोमोसोम थे अगर इसमें, एंड देन इट अंडरवेंट अ डिवीजन, तो फिर इसमें तो 23 हो जाने चाहिए जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि जो क्रोमोसोम है ना वो इस तरह से डायरेक्ट पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स की तरफ जाते नहीं, बल्कि फर्स्ट दे डुप्लीकेट एंड देन डिवीजन टेक्स प्लेस। तो लिहाजा क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहता है। इंशाल्लाह हम इसके बारे में मज़ीद कुछ बात कर लेंगे। अब हम ज़रा आगाज़ करते हैं माइटोसिस का, और बाद में इंशाल्लाह फिर इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। माइटोसिस जैसा कि मैंने कहा हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है, और माइटोसिस जो है ना तो माइटोसिस
की दो बड़ी फेजेस हैं, एक को कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की डिवीजन कहते हैं और दूसरे को साइटोकाइनेसिस कहते हैं यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में ये होता है कि एक सिंगल पेरेंट सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो इसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। और फिर उस पेरेंट सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और टू डॉटर सेल्स बनते हैं एंड बोथ हैव वन न्यूक्लियस इन देम, बोथ हैव ईच अ सिंगल न्यूक्लियस इन देम, और इसको फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। पेरेंट सेल से जब दो डॉटर सेल्स बनते हैं तो वो यकीनन छोटे होते हैं और फिर वो ग़िज़ा लेते हैं, ग्रो करते हैं एंड देन दे गेन द साइज ऑफ देयर पेरेंट सेल। अच्छा, अब माइटोसिस जो है ना, इसकी ये जो कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, इसकी 4 फर्दर फेजेस हैं जिनके मैं नाम लिखता हूँ और फिर हम इनकी इंशाल्लाह वजाहत करते हैं। पहली फेज़ कहलाती है प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ एंड फाइनल इज टीलोफेज। तो मैं एक ऐसे सेल की एग्जांपल लेता हूँ और उसमें माइटोसिस करके दिखाता हूँ आपको कि जिसमें जस्ट 4 क्रोमोसोम। लेट अस सपोज ये एक सेल है हमारे पास, ये पेरेंट सेल कहलाएगा। इट हैव हेयर अ मटीरियल कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटीरियल। अब ये बात भी याद रखने के लिए बड़ी ज़रूरी है बच्चों के लिए कि व्हेन सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट्स क्रोमोसोम्स। इसके क्रोमोसोम जो है ना, दे लुक लाइक एंटेंगल्ड थ्रेड्स। लेकिन जब सेल डिवीजन शुरू करता है यानी कैरियोकाइनेसिस की पहली फेज़ प्रोफेज करता है, तो सेल का जो न्यूक्लियस है ना, ये इसके अंदर क्रोमोसोम जो है ना, ये क्वाइलिंग करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं और अपीयर हो जाते हैं यानी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब ये लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे यू कैन ऑब्जर्व दैट। इससे पहले क्रोमेटिन मटेरियल नज़र नहीं आएगा। ये ऐसे ही है कि अगर धागे पड़े थे किसी जगह तो वो चूँकि थिन थे तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं थे, रात को का टाइम था सपोज करें, नज़र नहीं आ रहे थे। समवन टुक दोज थ्रेड एंड वीव्ड वोवन एंड मेक द स्पूल्स आर रील्स फ्रॉम दोज थ्रेड्स। वो जो स्पूल्स या रील्स है ना, ये अब क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। तो ये जैसे एक रील एक धागे की निस्बत काफ़ी मोटी और ज़्यादा ऑब्जर्वेबल और ज़्यादा आसानी से नज़र आने वाली चीज़ होती है, उस तरह से ये अब नज़र आ रहा है। ये प्रोफेज है। और इसमें आप ये भी देखें कि क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल है। इसका मतलब ये हुआ कि सम टाइम बिफोर प्रोफेज बिगैन देन क्रोमोसोम बिकेम डुप्लीकेटेड। तो इसलिए ये अब डबल नज़र आ रहे हैं, यानी दो क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है हर क्रोमोसोम। और अब इसमें यहाँ पे एक 2 स्ट्रक्चर होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। ये डिवाइड हो के 4 हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू माइग्रेट अवे फ्रॉम वन अनदर। और सेल जो है ना, इट बिकम्स अ बिट एलोंगेटेड। सेल इस तरह से हो जाता है। ये सेंट्रियोल जो हैं दे गो टू डिफरेंट साइड्स या दे गो एज फार अवे फ्रॉम वन अनदर एज इज़ पॉसिबल। ये 2 सेंट्रियोल इधर आ गए हैं, 2 इधर आ गए हैं। मीनवाइल ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली प्रोफेज के ख़ात्मे तक ये मुकम्मल डिसअपीयर हो जाती है। और क्रोमोसोम जो है ना, ये रैंडमली यहाँ पड़े होते हैं। इसको हम प्रोफेज कहेंगे।
जब ये क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करना शुरू करें, यानी किसी एक ख़ास पैटर्न से, एक तरतीब से लगाना शुरू करें, तो हम कहते हैं जी कि प्रोफेज से नेक्स्ट फेज़ जो है ना कैरियोकाइनेसिस का, यानी मेटाफेज, वो शुरू हो रहा है। यानी यूँ हो रहा है सिचुएशन। आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अलाइन कर दिया, इन्होंने सेल के सेंटर में एक लाइन लगा ली, और इस अलाइनमेंट की वजह से अब क्रोमोसोम एक तरतीब से लगे नज़र आ रहे हैं। ये मेटाफेज की निशानी है, यानी वी कैन आइडेंटिफाई कि सेल अब उस फेज़ में दाखिल हो गया जिसको मेटाफेज कहते हैं। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट करके आकर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से जुड़ जाती हैं यूँ, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने हैं इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं एक एक सेंट्रोमियर को दो दो थ्रेड आके अटैच हुए हैं। ये यहाँ से सेंट्रियोल से आ रहे हैं और क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर के साथ अटैच हुए हैं। ये थ्रेड स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं। ये जो जगह है जिस जगह क्रोमोसोम हैं इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। और ये जो सेल ने इस तरह की शेप इख्तियार कर ली है कि अब इसमें दो पोल वाजे हैं, यानी एक सिरा ये वाजे है दूसरा ये है, तो लिहाजा सेल है बिकम बाइपोलर एंटिटी। ये मेटाफेज है। अब मेटाफेज के बाद नेक्स्ट फेज कैरियोकाइनेसिस की तीसरी फेज का आगाज़ होता है, और उसमें ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ना ये शार्टन होना शुरू कर देते हैं। यूँ सूरत हाल यूँ हो जाती है। यूँ ये दो सेंट्रियोल हैं, एक दूसरे से अपोजिट पोल्स पे मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर जो थे वो उन्होंने श्रिंक किया है, छोटे हुए हैं, और वो एक एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम को खींच के ले गए हैं, और यूँ दो दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम जो था ना उससे एक एक क्रोमेटिड वाले दो दो क्रोमोसोम पैदा हुए। और ये एनाफेज की निशानी है कि क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जब ये अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे, यानी स्पिंडल फाइबर बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, तो फिर कैरियोकाइनेसिस की आखिरी फेज़ का आगाज़ होगा, और सूरत हाल यूँ होगी कि ये 4 क्रोमोसोम चार क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड वाले दोनों पोल्स पे मौजूद हैं, और अब इनके ऊपर नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू होगी, और एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसको टीलोफेज कहते हैं। जैसे 2 न्यूक्लियस हो जाएं तो हम कहते हैं कि टीलोफेज कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए हैं, तो लिहाजा कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पूरी हो गई। और अब माइटोसिस की दूसरी मेजर फेज़ यानी साइटोकाइनेसिस का आगाज़ होगा, और ये जो एनिमल सेल की हमने एक्चुअली एग्जांपल ली है, ये यहाँ से क्लीवेज फरो बनाना शुरू होगा। साइटोप्लाज्म यूँ करते करते ये क्लीवेज फरो जो हैं दोनों साइडों से दे विल बिकम डीपर एंड डीपर, एंड अल्टीमेटली membranes will unite with one another and 2 cells will become independent daughter cells of the one parent cell. इनके अंदर 4 क्रोमोसोम हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये सिंगल क्रोमेटिड वाले हैं। अगर इन्होंने डिवाइड करना होगा तो सबसे पहले तो इनके क्रोमोसोम नज़र आना बंद होंगे, यानी ये फिर से डीकॉइलिंग कर जाएंगे, और ये जो स्पूल्स कह लें, रील्स कह लें धागे की, ये फिर से डीकॉइल होके बिखरे हुए थ्रेड की तरह हो जाएंगे यूँ। लेकिन इफ़ दे हैव टू अंडरगो माइटोसिस अगेन, इनके ये क्रोमोसोम अगर इस तरह के हैं, लेट अस सपोज, नज़र ये तो नहीं आ रहे हैं तो सिंगल, तो ये फिर से डुप्लीकेट करेंगे, यानी सूरत हाल ये हो जाएगी, और फिर सेल
ये जो डॉटर सेल्स हैं ये फिर से दोबारा से माइटोसिस करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो लिहाजा ये मेरा आज का मौजू था। साइटोकिनेसिस के साथ हम ख़ात्मा करेंगे आज के लेक्चर का। मैं जल्दी से रिपीट कर दूं, हेरिडिटी बेटा वो करैक्टर है जिसमें पेरेंट से करैक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, और ये करैक्टर जो है ना ये क्रोमोसोम लेके आता है। आधे क्रोमोसोम हमें मदर से मिलते हैं, आधे फादर से मिलते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कलरफुल बॉडीज़, ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर इसी चैप्टर में, ये जो आज हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया है हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिजम्स, इसमें इंशाल्लाह थोड़ा आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिर एक और चीज़ है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो है ना ये सर्वाइवल के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक सेल से ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, उनके अंदर सेल्स की तादाद बढ़ाना, ग्रोथ करवाना उसके लिए ज़रूरी है। और जब ऑर्गेनिजम्स ने रिप्रोड्यूस करना होता है तो उस वक्त भी सेल डिवीज़न बड़ी ज़रूरी है। वो वाली सेल डिवीज़न जो रोज़ाना की बुनियाद पे ग्रोथ के लिए, इंजरीज़ को हील करने के लिए ज़रूरी है, वो है माइटोसिस। और जो औलाद पैदा करने के लिए ज़रूरी है वो है मियोसिस। लेकिन औलाद की यानी ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन के लिए मियोसिस बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, लेकिन उसके साथ साथ माइटोसिस भी इंटरलिंक्ड है। मैं इंशाल्लाह आगे जाके फिर इसकी वजाहत करूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सुनने का और देखने का। अल्लाह हाफिज़।